बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम जो आपसे बात करेंगे डेप्रिसिएशन के हवाले से। तो इस सीरीज़ का डेप्रिसिएशन की सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है। याद रहे स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले आपके साथ कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करना सीखा था और फिर उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू आपके साथ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा था। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने अपने सेकंड लेक्चर में प्रोडक्शन ये यूनिट मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा। फिर इसके बाद हमने आर्स मेथड्स के थ्रू आपको जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखाया था। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे डेप्रिसिएशन मेथड की तरफ चले जाते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हवाले से यहाँ बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन हमने वही रखा है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि किस तरीके से हमने यहाँ कंप्यूटेशन की थी कॉस्ट ऑफ मशीन की। तो कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ हमारे पास मौजूद है 3,60,000 और क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है कि हमने इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया था। तो 3,60,000 की बेसिस के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम किस तरीके से अपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। तो देखते हैं कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हवाले से तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। तो बताया जाता है कि डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज नॉट गिवन, यूज अ फार्मूला गिवन बिलो टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन परसेंटेज। यानी कि जो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज है अगर आप क्वेश्चन में गिवन ना हो तो याद रखिए फिर आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। और कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो कोर्स की रिकमेंडेड बुक है मिक्स एंड मिक्स, उससे ये फार्मूला लिया गया है। एक और फार्मूला भी है लेकिन चूंकि वो बुक आपके कोर्स में रिकमेंडेड नहीं है इसलिए हमने उसको यहाँ डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा। तो हम इसी फार्मूले के तहत आपको डेप्रिसिएशन परसेंटेज कैलकुलेट करना रिकमेंड करेंगे। तो फार्मूला है 1 डिवाइड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 200। यानी कि ये जो फार्मूला है अगर आपको डेप्रिसिएशन परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर आपने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अपनी डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। तो डेप्रिसिएशन रेट आपको नॉर्मली गिवन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि किस तरीके से और मजीद हमने चीज़ों को देखना है। और फिर एक बात और आपको बताई गई कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज द सम ऑफ ऑल द ईयरली डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ट्रेडेड। याद रहे स्टूडेंट्स, हमने जो आप फिजिकल क्लास में जो हमारी लास्ट फिजिकल क्लास थी उसमें जितनी भी बातें आपको बताई थी वो आप रिकॉल करते चले जाएं और इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी हवाले से हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को भी डिस्कस किया था और हमने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है वो ईयरली डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि उस पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की बात की जाए तो जब से मशीन खरीदी गई है तब से लेके टिल डेट यानी कि आज तक के जितने भी डेप्रिसिएशन उसके ऊपर हुआ है वो सारा का सारा अगर हम टोटल कर लें तो वो हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे मजीद क्या बताया जाता है। तो बुक वैल्यू के हवाले से यहाँ बताया जाता है तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इस हवाले से भी हमने आपको बारहा बताया कि बुक वैल्यू आपकी चीज़ की वो वैल्यू होती है जो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपकी चीज़ की वर्थ है। यानी कि आपने जितनी भी चीज़ खरीदी थी यानी कि एट कॉस्ट खरीदी थी उसमें से अगर आप माइनस कर दें जितना अब तक उसमें से खर्च कर चुके हैं, यानी कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वो खर्चा है कि जब आपने मशीन खरीदी तब से लेके अब तक जितना भी आप इस्तेमाल कर चुके हैं उसको टोटल कर ले तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ जाता है। अगर आप उसको कॉस्ट में से माइनस कर दें यानी कि जो आपने पेमेंट की थी एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग दैट फिक्स एसेट आप उसको माइनस कर दें तो आपके पास बुक वैल्यू इसके इक्विपमेंट की या आपके जो फिक्स एसेट की वो आ जाएगी। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला देखते हैं थ्रू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू जो फॉर्मूला है वो होता है बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज होती है वो, और फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे टाइम फैक्टर के जितने भी मंथ्स मशीन यूज हुई इस पर्टिकुलर ईयर में और डिवाइड करेंगे उसको हम 12 से। तो टाइम फैक्टर से हमने यहाँ अप्लाई किया। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर एक इन्फॉर्मेशन और दी गई एक नोट के तौर पे। तो एक बात बहुत गौरतलब है और याद रखने वाली है जिसको भूला नहीं है आपने कि इन फर्स्ट ईयर ऑफ मशीन नो डेप्रिसिएशन इज गिवन सो कॉस्ट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। यानी कि अगर मैं आपको इस तरह बताऊं कि आपने जिस वक्त मशीन खरीदी लेट सपोज 3,60,000 रुपए की
तो उसको खरीदते ही उस साल फौरन तो आपका खर्चा नहीं हो गया, तो आपके पास उसका पहले से कोई खर्चा नहीं था, उसका कोई यूजेस नहीं था, तो इसलिए यूजेज ना होने की वजह से उसका डेप्रिसिएशन जीरो होगा। डेप्रिसिएशन जीरो होने का मामला ये है कि अलाउंस और डेप्रिसिएशन आपका जीरो है। तो बेटा अगर आप लोगों ने कॉस्ट में से माइनस कर दिया वो जीरो, तो आपके पास जो बुक वैल्यू आएगी वो कॉस्ट के बराबर ही आएगी, यानी कि 3,60,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं जीरो, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी वो 3,60,000 ही आएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बुक वैल्यू मेरी कॉस्ट के बराबर होगी इन फर्स्ट ईयर ऑफ मशीन। ये बात याद रखने वाली है। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो बात वही की गई है कि अगर आपको रेट गिवन ना हो तो आपने किस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। आपको फॉर्मूले में लाइफ भी गिवन थी, तो आपको बताते चले कि डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है कि 1 डिवाइड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 200, हमने यहाँ डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो याद रखिए यहाँ हम जो लाइफ लेंगे वो लाइफ इन ईयर्स को कंसीडर किया जाएगा। ये वाली बात याद रखने वाली है कि यहाँ लाइफ इन ईयर्स को यूज़ किया जाएगा, यहाँ यूनिट्स या आवर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए आप, तो यहाँ डेप्रिसिएशन जो परसेंटेज है उसको निकालने का फॉर्मूला 1 डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स थी 10, तो डिवाइड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 200 किया, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज आई वो आई 20%। यानी कि इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ जो फॉर्मूले में हमें डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन क्वेश्चन में नहीं दी, हमने इस फॉर्मूले के तहत उस डेप्रिसिएशन की परसेंटेज को कंप्यूट कर। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ याद रखिए हमने आपके आसानी के लिए एक शेड्यूल प्रिपेयर किया है जिसमें आपने इस टेबल के अंदर चीज़ें कुछ इस तरह लिखनी है। सबसे पहले आप ईयर लिख लेंगे, उसके बाद कॉस्ट स्लैश बुक वैल्यू, यानी कि यहाँ कॉस्ट और बुक वैल्यू लिखी जाएगी। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जिसको कंप्यूट करने का फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो यहाँ आपका बराबर होगा बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन परसेंटेज, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस एनुअल डेप्रिसिएशन को टाइम फैक्टर से, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। और फिर अलाउंस और डेप्रिसिएशन भी हम आपको बता चुके हैं कि सम ऑफ ऑल द डेप्रिसिएशन टिल डेट, तो जब तक जो है वो आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपका यहाँ आ जाएगा। इसी तरह बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला भी हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं कि कॉस्ट में सब माइनस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। स्टूडेंट्स 2010 में जो बुक वैल्यू और कॉस्ट है वो 3,60,000 ही है, तो इसलिए हमने यहाँ बुक वैल्यू के तौर पे इसको 3,60,000 लिखा। और डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला था हमने बिल्कुल उसी तरह अप्लाई किया कि हमने सबसे पहले 3,60,000 यानी कि जिसकी बुक वैल्यू है या कॉस्ट है इसको मल्टीप्लाई किया, 20 से डिवाइड बाय 100 किया, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आया। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 9 और डिवाइड बाय 12, चूँकि मशीन जो थी वो खरीदी गई थी अप्रैल की 1 को, तो 2010 में अप्रैल की 1 से लेके दिसंबर की 31 तक जो हमारे मंथ्स बनते हैं वो बनते हैं 9 मंथ्स, तो इसलिए हमने इसके ऊपर फैक्टर अप्लाई किया 9 डिवाइड बाय 12 और इज इक्वल टू जो इसका आंसर आया वो 54,000 रुपीज़ आया। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। और अब चूंकि हमारे पास पहले से कोई डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं था, तो जो इसका इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वही इस साल का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी बन जाएगा। और अगर मैं एट द एंड ऑफ 2010 की बात करूं तो आपकी जो बुक वैल्यू बनती है वो बनती है 3,60,000 माइनस 54,000, तो आपके पास 3,06,000 यहाँ इसकी अमाउंट बन जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने यहाँ अपना जो बुक वैल्यू है वो भी कैलकुलेट कर ली। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं 2011 की तरफ। तो जो बुक वैल्यू है वो अब बुक वैल्यू अगले पूरे साल तक रहेगी, तो 3,06,000 की जो है इस वक्त बुक वैल्यू है टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 2011। तो 2011 में 3,06,000 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वही 20 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइड बाय 12
चूँकि यहाँ जनवरी से दिसंबर तक पूरे साल ही मशीन हमारे पास रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ 12 डिवाइड बाई 12 किया। अगर स्टूडेंट्स में यहाँ इस टाइम फैक्टर को अप्लाई नहीं भी करता तब भी मेरे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपके लिए हमने ये तमाम की तमाम चीज़ें की हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप इस फैक्टर को यहाँ इस सूरत में जब मशीन पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुई है तो अप्लाई करें या ना करें। तो इस तरह हमारे पास यहाँ इसका जो आंसर आता है वो 61,200 आता है। तो याद है कि स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि जो भी डेप्रिसिएशन होते हैं वो टोटल होकर आते रहेंगे, तो उस सूरत में आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बनेगी। तो अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे कहूँ कि 54,000 में इसको ऐड कर लें तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो नेक्स्ट ईयर का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि 54,000 और इसमें हमने ऐड किया 61,200, तो हमारे पास जो अमाउंट आई वो 1,15,200 आ गई। तो आप इस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में ऐड कीजिएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो आपके पास इसकी जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है वो आना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह अब मैं 2011 की अगर बुक वैल्यू की बात करूं तो याद रखिए पिछली अब बुक वैल्यू से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब मैंने जो बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चूंकि मेरा अलाउंस चेंज हो चुका है तो इसलिए मेरी बुक वैल्यू भी चेंज होगी। तो 3,60,000 स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास इसकी अमाउंट है जो कि कॉस्ट थी। इसमें से मैं माइनस करूंगा करंट ईयर का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि मेरा 1,15,200 है। तो मेरे पास जो इस ईयर की जो बुक वैल्यू आ जाती है वो 2,44,800 आ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2012 की। तो 2012 में अब जो बुक वैल्यू है जिसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए रेट अप्लाई करूंगा वो 2,44,800 है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ गौर कर सकते हैं कि जैसे जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होते जा रहे हैं उस तरीके से हमारे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ते जा रहे हैं और इस सूरत में हमारी जो बुक वैल्यू है उसमें कमी वाकई होती जा रही है। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन इसकी भी उसी तरह की कि 2,54,800 जो कि इसकी बुक वैल्यू थी मल्टीप्लाई किया 20 डिवाइड बाई 100 किया। और चूंकि यहाँ भी मशीन 2012 में जनवरी टू दिसंबर ही रही है तो पूरे 12 महीने यहाँ हमारे पास मौजूद रही। तो हमने जब इस फैक्टर को अप्लाई किया तो हमारे पास जो इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई वो आई 48,950। तो अगेन स्टूडेंट्स चाहें तो हम इन दोनों को ऐड करके ये लाए थे या इसमें इसको ऐड किया था तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई थी। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम तीनों सालों के डेप्रिसिएशंस को टोटल कर लें तो हमारे पास इस साल का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो पिछले साल का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है उसमें हम ऐड कर लें करंट ईयर के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, तब भी हम इस साल के अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पर मूव कर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। तो आप चाहें तो आसानी के लिए ये कीजिए कि जितने भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हैं उनको टोटल कर लीजिए तो आपके पास आसानी के साथ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और ये मेथड इंशाल्लाह हमारी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में भी आपके लिए आसानी का बाइस बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने जैसे ही इन तीनों अमाउंट्स को ऐड किया तो हमारे पास 1,64,160 इसकी टोटल अमाउंट आ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी बुक वैल्यू क्या आई। तो अगेन 3,60,000 में से मैंने माइनस किया जो इस साल का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन था। तो जैसे ही मैंने माइनस किया तो मेरे पास इस साल की जो बुक वैल्यू है वो आ गई 1,95,840। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए फॉर द ईयर 2010, 2011, 2012। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने इसकी जो एंट्रीज उनको किस तरह रिकॉर्ड किया। एडजस्टिंग एंट्रीज स्टूडेंट्स आपकी वही है। दिसंबर 31, 2010 को एंट्री बनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा वर्थ ₹54,000। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 2011 में जब हमने मूव किया तो हमने यहाँ भी एडजस्टिंग एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा 61,200 इसकी अमाउंट है। और फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और दिसंबर 31, 2012 को जो हमने एंट्री रिकॉर्ड की उसमें एंट्री बनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा 48,960 से। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको इन तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज किया। तो स्टूडेंट्स हमने अगेन दिसंबर 31, 2010 को क्लोजिंग एंट्री बनाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी या इनकम समरी डेबिट किया और हमारे पास
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने क्रेडिट किया 54,000 इसकी फर्स्ट ईयर की अमाउंट थी। इसी तरह हम सेकंड ईयर की बात करते हैं तो सेकंड ईयर में क्या हुआ स्टूडेंट, सेकंड ईयर में यानी कि 2011 में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हुआ 61,200 से, इसको हमने रिकॉर्ड किया था जो कि हमारा 2011 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था थ्रू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 2012 की। हमने यहाँ भी इसको क्लोज करने के लिए एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने क्रेडिट किया 48,960 से, और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इन तमाम के तमाम अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को क्लोज कर दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ तक ये तमाम बातें आपकी समझ आई होंगी। हम चूँकि मैक्सिमम चीज़ों को हमने कवर करना है तो इसीलिए हमने आज ही आपके साथ जो है सोचा कि इसका जो लास्ट जो मेथड है उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें आपको इंशाल्लाह कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। तो अब यहाँ भी क्वेश्चन में सिर्फ छोटा सा हमने यहाँ चेंज किया है कि अब हमने यहाँ जो हमारा डेप्रिसिएशन है यानी कि जो हम कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ अब अप्रैल से नहीं कर रहे। 2010 मशीन जो हमने ख़रीदी है वो अप्रैल 2010 से नहीं ख़रीदी बल्कि हमने ख़रीदी है जनवरी की 1 2010 से। तो उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपकी समझ आ गई होगी। तो जनवरी की 1 2010 को ये ख़रीदी गई। इसका मतलब है कि अब जो मशीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जनवरी 1 से ही चार्ज होगा। बस इसमें क्वेश्चन में यही एक तब्दीली है, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। हम आसानी के साथ जो है इंशाल्लाह इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। और हमें आगे जो मेथड यूज़ करना है वो सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड यूज़ करना है। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और डेप्रिसिएशन के लास्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको दो बातें समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ जो हम फ्रैक्शन जो होते हैं मशीन के हमें पहले वो निकालने पड़ते हैं। याद होगा आपको कि अभी हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ा, वहाँ हमने कैलकुलेट किया था किस तरीके से हम अपने रेट को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा वहाँ एक ही रेट होता था, यानी कि एक ही रेशो होता था जिससे हम कॉन्स्टेंटली अपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करते थे ओवर द पीरियड या ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। लेकिन यहाँ चूँकि थोड़ा सा उसमें एडवांसमेंट है तो यहाँ अब हर साल हमें एक डिफरेंट रेशो अप्लाई करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के लिए, और उस रेशो को निकालने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूला भी गिवन है। तो याद रखिए कि मशीन का फ्रैक्शन बेस वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ। तो उसको निकालने का तरीक़ाकार क्या होता है आइए बताते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला है आपके पास n+1 डिवाइड बाय 2, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारे पास n है, याद रखिएगा n का मतलब लाइफ इन ईयर्स है। तो n जो है हमारे पास इस क्वेश्चन में वो 10 गिवन है। तो इसी तरह हम मशीन के फ्रैक्शंस की जो बेस वैल्यू है बेस वैल्यू निकालते हैं। तो बेस वैल्यू में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ 10 मौजूद है जो कि n है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10+1 डिवाइड बाय 2। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 55, यानी कि 10 जो पहले ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे तो 10+1 11 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 11 10 110 हो जाते हैं, और उसके बाद जिससे हमने इसको डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास 55 इसका फ्रैक्शन आ गया। इसका मतलब है कि जो बेस वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन की यानी कि डिनोमिनेटर की वो हमने निकाल ली यहाँ 55। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और तरीके से हम इसकी बेस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला इंतहाई आसान है। अगर इन केस के कभी आप ये फार्मूला भूल जाएं तो आपने जिस तरीके से फैक्टोरियल को यूज़ किया था रिवर्स में मल्टीप्लाई करते हुए जाते थे, इसी तरीके से यहाँ सिर्फ आपने मल्टीप्लाई की जगह प्लस करना है, स्टार्ट करना है जितनी मशीन की लाइफ दी हो वहाँ तक इसको एंड करना है, और स्टार्ट करना है आपने 1 से। तो फर्स्ट 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऑनवर्ड्स आपने तमाम के तमाम जो इसके वैल्यूज़ उनको प्लस किया। तो आप इनको प्लस करके देखें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका 55 ही आएगा। इट मीन्स कि आपने अपनी मशीन के हिस्से लगा लिए। आपने कहा कि टोटल आपके पास इस वक्त मशीन अगर 10 ईयर्स की लाइफ है तो इसके 55 हिस्से हैं। इनमें से हर एक हिस्सा हम हर साल यानी कि मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल हम इस्तेमाल करेंगे।
तो ये बात आपको बताते चलें। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने यहाँ मशीन के एयर्स लिखे। याद रखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा फ्रैक्शन में, यहाँ मशीन के एयर की बात कर रहा हूँ। तो मशीन के एयर में यानी कि इसका मतलब है कि अगर मशीन हमारे इसकी लाइफ 10 साल है तो इसका मतलब है कि मशीन के फ्रैक्शन भी हमारे पास 10 वजूद में आएंगे। और यहाँ हमारे पास मशीन के जो पहला साल है, मशीन का जो पहला साल है उसमें टोटल लाइफ जो बाकी है वो 10 ईयर्स बाकी है। तो 10 को इसने हमने ऊपर रखा और डिवाइड बाय 55 यानी कि 55 में से 10 हिस्से मशीन के पहले साल यूज हो जाएंगे। इसकी एक वजह और भी स्टूडेंट्स आपको बताते चलें कि हमने यहाँ 10 ही क्यों रखा, हमने यहाँ 1 क्यों नहीं रखा। तो याद रखिए जब भी कोई चीज़ नई होती है, मशीन नई होती है तो कंपैरेटिवली उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब ज़्यादा प्रोडक्शन दी जाती है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा ही कैलकुलेट किया जाता है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हम यहाँ सबसे बड़ा फ्रैक्शन यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ईयर ऑफ मशीन यानी कि मशीन के जो पहले 12 महीने उसमें हमने 10/55 का रेट लगाना है। तो उसके बाद स्टूडेंट सेकंड जो फ्रैक्शन बनेगा कंपैरेटिवली उसकी परफॉर्मेंस में कमी आई तो 9/55, इसी तरीके से 8/55, इसी तरह फोर्थ में जब गए तो 7/55 और फिर फिफ्थ में बतदरीज कमी होते होते ये फिफ्थ में आ गए 6/55। सिक्स ईयर जो है मशीन का उसमें 5/55, सेवन्थ में 4/55, 8 में जो है वो 3/55, नाइन्थ में 2/55 एंड लास्ट जो है टेंथ में इसकी जो है वो 1/55 यहाँ इसकी ये वैल्यू रह जाती है। तो स्टूडेंट्स ये आपको बताते चलें कि इसे हम बर्थिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसी ही मशीन पैदा हुई यानी कि बिजनेस का हिस्सा बनी तो उस वक्त उसकी जितनी रिमेनिंग लाइफ है हम उसको नोमिनेटर में यानी कि ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जो भी उसकी बेस्ट वैल्यू है। तो इस तरह उसके फ्रैक्शंस हम डेवलप करते चले जाएंगे। फिर दोबारा बताते चलें कि यहाँ हम जो फ्रैक्शंस अप्लाई करेंगे वो मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करेंगे, यानी कि जब तक मशीन का ईयर पूरा नहीं होगा हम फ्रैक्शन चेंज नहीं करेंगे। जबकि जो डेप्रिसिएशन की एंट्री बनती है, एडजस्टिंग एंट्री बनती है, वो हम अकाउंटिंग ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास ये फार्मूला जो मौजूद है वो क्या है। हमारे पास फार्मूला मौजूद है स्टूडेंट्स, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मशीन फ्रैक्शन जो कि अभी हमने आपको बताया, और मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इसका टाइम फैक्टर है नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। तो इसी तरह आप 2010 का कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट है 3,60,000 माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू है 10,000 और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे मशीन का फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स मशीन का फ्रैक्शन याद रखिए चूंकि पहला साल है मशीन का 2010 में, तो हमने जो पहले साल के लिए फ्रैक्शन निकाला था वो 10/55 निकाला था। यहाँ इत्तेफाक ऐसा है कि मशीन का एयर भी तभी खत्म हो रहा है जब आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पूरे के पूरे 12 महीने सेम फ्रैक्शन अप्लाई होना था, वो पूरे के पूरे आपके कैलेंडर ईयर पे भी यानी कि जनवरी टू दिसंबर अप्लाई हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब जो इसका आंसर आ रहा है तो वो जो आएगा वो आपका आएगा 63,636। और याद रखिए स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि यहाँ हमने क्वेश्चन में एक छोटी सी चेंज किया था कि हमने यहाँ मशीन जो खरीदी थी वो अप्रैल 1 की बजाय जनवरी 1 को खरीदी थी। तो इसलिए इस वजह से यहाँ आपको स्क्रीन पर 12/12 का टाइम फैक्टर नज़र आ रहा है। आइए स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट ईयर की तरफ बढ़ते हैं, और चूंकि आपको बताते चलें कि हमने अभी आपको बताया कि ये जो फ्रैक्शन है आपका जो मौजूद है ये पूरे के पूरे 12 महीने इस्तेमाल हो चुका है। तो इस सूरत में ये जो फ्रैक्शन है ये पूरे 12 महीने आपका जो है वो इस्तेमाल हो चुका है। तो इसीलिए अब अगले साल में हमें इस फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक फ्रैक्शन सिर्फ मैक्सिमम 12 मंथ्स ही अप्लाई हो सकता है। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3,60,000 कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9/55, और यहाँ भी चूंकि मशीन पूरे 12 महीने रही है तो इसने 12 को डिवाइड बाय 12 किया और इसका जो हमारे पास आंसर आया 57,273 आया। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हम आपको बताते चलें कि यहाँ भी आपके पास जो फ्रैक्शन मौजूद है वो
12 महीने 10/55 इस्तेमाल होने के बाद 9/55 भी 12 महीने इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरीके स्टूडेंट्स अगर हम आगे बढ़ें तो एनुअल डेप्रिसिएशन 2012 की बात करें तो सेम गोज फॉर इट के कॉस्ट होगा 3,60,000, इसमें से माइनस करेंगे हम 10,000 रुपीज़ और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कराएंगे जो फ्रैक्शन हमारे पास मौजूद है। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन चूंकि ये दोनों फ्रैक्शन अपनी फुल कैपेसिटी में यूटिलाइज हो चुके हैं यानी कि 12 महीने इस्तेमाल हो चुके हैं, तो इसका मतलब है अब थर्ड फ्रैक्शन अप्लाई होगा और थर्ड फ्रैक्शन 8/55 है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हमने इसको यहाँ अप्लाई किया तो आपके पास जो है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो अमाउंट है आपके आंसर के तौर पे आ गई। और इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ जाते हैं और अब हम इसको एंट्री के तौर पे देख लेते हैं किस तरीके से हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास दिसंबर 31, 2010 की जो एंट्री बनेगी अगेन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा 63,636 रुपीज़ से। आगे बढ़ते हैं फिर 2011 में जो हमने एंट्री बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ क्रेडिट हुआ 57,273 से। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स फिर और दिसंबर 31, 2011 की बात 2012 की बात करते हैं तो यहाँ जो आपने कैलकुलेट किया था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो 50,909 किया था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपने यहाँ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड कर लिया अपने 50,909 से और इस तरीके से आपने तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया। अब हम आते हैं क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्लोजिंग एंट्रीज बिल्कुल उसी तरह बनेगी, सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस आएगा कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी या इनकम समरी डेबिट हो जाएगी और आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। 2010 में जो अमाउंट थी डेप्रिसिएशन की वो 63,636 थी और इसी तरीके से 2011 की अगर बात करें तो 2011 में आपका एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी जो था वो भी डेबिट हुआ दोबारा और आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हुआ 57,273 यहाँ इसकी अमाउंट है। इसी तरह 2012 की बात कर लेते हैं तो 2012 में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हुआ और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ स्टूडेंट्स क्रेडिट हुआ 50,909 इसकी अमाउंट है और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी तमाम की तमाम क्लोजिंग एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर ली। स्टूडेंट्स ये दोनों मेथड्स भी यहाँ इख्तिताम पसीर होते हैं और उम्मीद करते हैं कि तमाम की तमाम बातें आपकी समझ आई होंगी। अगर इनसे रिलेटेड स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अब आप हमसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस हवाले से जवाब दे सकें।